हाय नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो पर जो हमें 1857 में ही भारत को आजाद करा देता, लेकिन कुछ कमियों के कारण वह अधूरा रह गया। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी परिचय। ठीक है, फर्स्ट में मेरा क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन और मंगल पांडे, विद्रोह का प्रारंभ, विद्रोह का कारण और स्थान एवं नेतृत्वकर्ता। ठीक है, कौन कहां से उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और दमन करता। ठीक है, और विद्रोह का स्वरूप। फिर इसके बात करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, समर्थक एवं विरोधी, कौन कौन इसके समर्थक थे और इसका कौन विरोध भी कर रहे थे भारत में। ठीक है, और विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया। ठीक है, यही बात करेंगे दोस्तों। आज असल बात करेंगे दोस्तों आज हम कि असफलता के कारण, ठीक है, हमकी जो क्रांति था 1857 जो हुआ वह असफल क्यों हो गया। ठीक है, पॉइंट नोट कीजिएगा। फिर लास्ट में बात करेंगे इसकी अन्य महत्वपूर्ण बातें जो इससे जुड़ी है, जो आपको जानना जरूरी था। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप सारे टॉपिकों को अच्छे से समझ सकते हैं और आपको प्रत्येक एग्जामों के लिए सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। दोस्तों नोट कीजिएगा, परिचय बताने वाला हूं। ठीक है, आप भी कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और दोस्तों परिचय बात करने वाला हूं। पहले दोस्तों नोट कीजिएगा, परिचय क्या है इसका। 1857 की क्रांति को निम्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, निम्न नामों से जाना जाता है। तो वह कौन कौन नाम से भाई बता दो। दोस्तों नोट कीजिएगा, इसको 4 नामों से जाना जाता है। वह पहला है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा है दोस्तों भारत का सैन्य विद्रोह दोस्तों, और नोट कीजिएगा इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। और 4 पॉइंट है दोस्तों, वह है 1857 का गदर। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, और आगे बताते हैं दोस्तों इसके परिचय में ही 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और नोट कीजिएगा इस क्रांति के समय दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर, या फिर उसका नाम जो बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन। ठीक है, और नोट कीजिएगा इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो था वह था रोटी या चपाती। ठीक है, रोटी या चपाती एवं कमल का फूल। क्या था, कमल का फूल। ठीक है, याद हो जाएगा, बना लीजिएगा सारा क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत बेहतर अंक उठा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को ऐसा ही देखते रहना है और अपना नोट्स तैयार करते जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा वो बताए थे हम मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान से है। ठीक है, और मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, कहां से, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर नामक स्थान में अंग्रेजी सेना में, ठीक है, अंग्रेजी सेना में क्या हुआ, उसका सैनिक के तौर पर वहां पर 34वीं, ठीक है, 34वीं इन्फेंट्री बोल सकते हैं या फिर बटालियन बोल सकते हैं, उसमें उसका सैन्य जवान थे। ठीक है, बैरकपुर में पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद हो जाएगा जी दोस्तों, आज ही करना ही होगा। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन कलकत्ता के दमदम नामक एक स्थान है, वहीं पर दमदम एक स्थान है, ठीक है, नामक स्थान में मंगल पांडे को पता चलता है कि अंग्रेज जो है वह गाय और सुअर से बने, ठीक है, उसकी चर्बी का, ठीक है, कारतूस में प्रयोग कर रहे हैं, भारतीयों सैनिकों को प्रयोग करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह जो हुआ तो उससे पता चला कि यार हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, ये मेरे धर्म नष्ट कर रहा है, ये तो मैं सहन नहीं कर सकता। आज तक तो हम लहसुन प्याज भी नहीं खाए थे और आज हमको क्या कर दिया, गाय और सुअर का चर्बी खिला दिया। ठीक है दोस्तों, जो कारतूस था ना वो क्या हुआ था कि जो बंदूक होती थी तो उसको बंदूक से पैकिंग होता था, उसको खोलने के लिए ना क्या करता, उसको मुंह लगाना ही पड़ता था, हाथ से वह खुलता ही नहीं था। तो जब मुंह लगाता था तो कारतूस में लगा रहता था, जैसे ग्रीस समझते ना, उसका चर्बी से लेप करके पैकिंग रहता था तो उसके मुंह में जाता था।
ठीक है। तो जो व्यक्ति कभी प्याज लहसुन तक ना खाया हो और उसको गाय सुअर का जो चर्बी दे दिया जाए तो दोस्तों कैसा लगेगा आपको, अंदर खून तो खोल उठेगा ना। जी हाँ दोस्तों, उसका मंगल पांडे का भी खून खोल उठा था, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है। इस घटना से आक्रोशित होकर मंगल पांडे ने, ठीक है, इस घटना से आक्रोशित होकर मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को, डेट याद कीजिएगा दोस्तों, 29 मार्च 1857 को, ठीक है, वो क्या किए, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, जो बैरकपुर सैन्य छावनी, मैंने वहां पर सैन्य बटालियन था, वहां पर अपने 2 सैन्य अधिकारी को, ठीक है, अपने 2 सैन्य अधिकारी को क्या कर दिया, हत्या कर दिया, ठीक है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। वह है पहला हडसन या हुसन और दूसरा है दोस्तों बाग, क्या है, बाग, ठीक है, याद हो जाएगा, हुसन हुसन बोल सकते हैं, उसको 2 नाम है, या फिर दूसरा बोल सकते हैं बाग, 2 व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्तियों का 2 अंग्रेजी सैन्य का क्या कर दिया, हत्या कर दिया, कत्लेआम कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, इस हत्याकांड, ठीक है, इस हत्याकांड के कारण मंगल पांडे को बैरकपुर में खुलेआम क्या कर दिया गया, उसे फांसी दे दिया गया, क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया, ठीक है। और कब दिया गया फांसी, 8 अप्रैल, ठीक है, मैंने कि उसको मारा कब, 29 मार्च, हत्या कब, फांसी कब दिया गया, 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है, याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद तो करना ही होगा, ठीक है, अगर पढ़ना है तो याद तो करना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद जो था, सैनिक जो था क्रांतिकारी, वह कौन था, मंगल पांडे ही थे हमारे, ठीक है। 1857 का प्रथम जो है सैन्य शहीद जो माने जाते हैं वह हमारे मंगल पांडे ही है, ठीक है, 1857 का, ठीक है, याद हो जाएगा। मंगल पांडे ने क्या किया, एक प्रसिद्ध कथन कहा था, मारो फिरंगियों को, क्या बोला था, मारो फिरंगियों को, ठीक है, याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद तो करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों विद्रोह का प्रारंभ, ठीक है, विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ, या तो पॉइंट बनता है ना, तो ये पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा 3rd पॉइंट, ठीक है, नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। 10 मई, कब, 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक स्थान से भारतीय सैनिकों ने गाय एवं सुअर से युक्त जो कारतूस का प्रयोग करने के लिए दिया जाता था उसको इनकार कर दिया, क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, ठीक है, उसका खिलाफ मैंने कि विद्रोह कर दिया, ठीक है, शुरुआत हो गई वहीं से 10 मई 1857 में। अब क्या हुआ, मेरठ की विद्रोही सेना 11 मई को दिल्ली पहुंची तथा इस सेना ने अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर के पास जाकर के वहां पर क्या किया, बहादुर शाह द्वितीय को इस विद्रोह का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बना दिया गया, ठीक है, उसको घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब सैनिकों ने इस विद्रोह का सैन्य प्रमुख अथवा सेनापति जो है वह कमांडर इन चीफ को जनरल बख्त, किसको बनाया गया, जनरल बख्त को बनाया गया, ठीक है, बख्त को बनाया गया था, जनरल बख्त को, यानी कि बख्त खान को, ठीक है। और दोस्तों आगे नोट कीजिएगा, इस प्रकार जो है 10 मई को, कब शुरू हुआ, 10 मई को इस क्रांति की शुरुआत भारतीय सैनिकों ने मेरठ से कर दिया, मेरठ से कर दिया। अब दोस्तों नोट कीजिएगा विद्रोह के कारण क्या क्या हो सकते हैं, विद्रोह का तो प्रारंभ हो गया, अब विद्रोह के कारण क्या हो सकते हैं भाई, है ना, पॉइंट तो बनता है, तो पॉइंट बनता है तो पॉइंट को डील करना बनता है, हमारा अधिकार है, तो हम बनाएंगे, आपको बताने वाले हैं। तो नोट कीजिएगा विद्रोह का प्रारंभ, ठीक है, विद्रोह का प्रारंभ, इसका जो कारण था वह था, फर्स्ट पॉइंट राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, सैन्य कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण और तत्कालीन कारण, ठीक है, यह जो 5 पॉइंट है यह उसका विद्रोह का कारण था, ठीक है, याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज तो करना ही होगा, अगर पढ़ना है तो आज। अब दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण में भी पॉइंट है दोस्तों, तो राजनीतिक कारण में पॉइंट क्या बन सकते हैं, फर्स्ट नोट कीजिएगा, उसको गोद निषेध प्रणाली, फर्स्ट क्या है, गोद निषेध प्रणाली, नाना साहब का पेंशन पर रोक, नाना साहब के पेंशन पर रोक लगा दिया गया, ठीक है, अभी राजनीतिक कारण में आ जाता है। और अवध का विलय, अवध का विलय, अवध बोले तो हमारे लखनऊ, ठीक है, आगे बताएंगे। अब पंजाब का विलय भी एक राजनीतिक कारण था।
और दोस्तों नोट कीजिएगा, एक और है सहायक संधि। क्या है? सहायक संधि। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। गोद निषेध प्रणाली को हम निम्न नामों से जान जाते हैं, जैसे कि पहला नोट कीजिएगा हड़प नीति। क्या? हड़प नीति। ओके, और दूसरा है व्यापगत नीति, व्यापगत सिद्धांत। ओके, और दोस्तों थर्ड है वह है विलय का सिद्धांत और चूक का सिद्धांत। 4 पॉइंट क्या है? चूक का सिद्धांत। ओके, और दोस्तों 5 पॉइंट जो है वह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो यह गोद निषेध प्रणाली का 5 नाम है। आपको कोई भी क्वेश्चन फंसाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं और जल्दी में कुछ भी मार मत दीजिएगा, आराम से बनाइएगा, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टार बनने के लिए। ठीक है, तो नोट करते दोस्तों, इस नीति की शुरुआत जो है 1848 में, ठीक है, 1848 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल, उस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ओके, वही शुरुआत किया था गोद निषेध प्रणाली का। ओके, तो लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति का प्रथम शिकार जो है ना दोस्तों 1848 में महाराष्ट्र के सतारा, महाराष्ट्र कौन थे? सतारा क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर राज था पहले, तो उसको क्या किया? नामक राज को हड़प लिया, मैंने कि उसको बनाया था। ठीक है, और दोस्तों ऐसे भारतीय राज्य जिनके राजा के अपनी संतान नहीं होती थी, ठीक है, उसको मैंने कि गोद लेने से मना करता था। कौन मना करता था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो था उसको मना करके, एवं यदि कोई राजा गोद ले लेता था तो क्या करता था? उसको लॉर्ड डलहौजी जो था उसको उस राज को अपने अंदर हड़प लेता था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। हो गया। लॉर्ड डलहौजी ने, नोट कीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रणाली के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों को या फिर राज्यों को अपने अंदर मिलाया था। ठीक है, तो नोट कीजिए दोस्तों, फर्स्ट में सबसे पहले बताएं हम, पहला पॉइंट क्या होगा? सतारा 1848, दूसरा जैतपुर एवं संबलपुर 1849, थर्ड दोस्तों बघाट 1850। ठीक है, 4 में है उदयपुर 1852, 5 में है दोस्तों झांसी 1853, 6 में दोस्तों नागपुर 1854, 7 में दोस्तों हमारा है वह है करौली। कौन? करौली, जो 1855 में हुआ। ठीक है, इसको याद करने का एक ही दोस्तों तरीका है कि 1848 से लेकर के 1855 के बीच में सभी वर्षों में एक एक राज्य जो है हुआ, लेकिन एक ही वर्ष में 2 राज्य को भी हुआ था 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर। क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों 1851 में किसी राज्य को वह हड़प नहीं किया था। ठीक है, आधा हो जाएगा, आगे करना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका जो प्रमुख पॉइंट है वह है दोस्तों, वह बताते हैं राजनीतिक कारण में क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं इसका जो हड़प नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है आपको कहानी तौर पर बताएंगे, ताकि शायद बहुत ज्यादा समझ में आ सकता है। दोस्तों होता यह था कि जिस शासक के पास अपनी संतान नहीं होती थी, जिस शासक के पास अपनी संतान नहीं होती थी, उसे गोद तो लेना है नहीं। अभी लॉर्ड डलहौजी जाता था और ये क्या करता था? राजा साहब मिल जाता था, उसको सामान मिलता था, आइए राजा साहब बैठिए। अरे राजा जी बताइए आप कैसे हैं? बोल बहुत बढ़िया है। आपका संतान है या नहीं है? हाँ अभी तो नहीं है, अभी होगा। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। यह डायलॉग मैंने कि शाहरुख खान का जो डायलॉग था, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। तो मैं हूं ना करके जो डायलॉग था उस राज्य को अपने अंदर मिला लेता था। इसका काम था, लॉर्ड डलहौजी का काम था। यह किसका काम था? लॉर्ड डलहौजी का काम था। ओके क्लियर। तो यहां पर इस प्रकार से मामला चल रहा था 1857 के क्रांति से पहले। ठीक है, अब बस दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट में बताए थे राजनीतिक कांड में नाना साहब के पेंशन पर रोक, नाना साहब के पेंशन पर रोक। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? पेशवा वंश से संबंधित जो था एक नाना साहब, ठीक है, उसका पेंशन पर रोक लगा दिया। क्या किया? पेंशन पर रोक लगा दिया। ठीक है, जब रोक लगा दिया जिसके कारण नाना साहब क्या किए? आक्रोशित हो गए एवं कानपुर में उन्होंने अनेक अंग्रेजी सेनाओं को कत्लेआम कर दिया, मैंने कि मर्डर कर दिया। ठीक है, कत्लेआम कर दिया, मैंने कि नाना साहब जो है कत्लेआम मर्डर करने चालू कर दिया कि भाई पेंशन पर क्यों रोक लगाया। ठीक है, तो दूसरा थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा राजनीतिक कांड में ही, अवध का विलय। अवध बोले तो अवध उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम है।
ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? अवध था। ठीक है, यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह थे। यहाँ के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में, ठीक है, कुशासन का बहाना बनाकर, ठीक है, कुशासन का बहाना बनाकर अवध राज्य को ब्रिटिश राज में मिला लिया। कुशासन बोले तो दोस्तों हम पहले बताया कि हड़प नीति में क्या होता था, जिसके पास संतान नहीं होता था उसको हड़प लेता था। अब वहां पर गया अवध में तो वहां उसका शासक जो था उसका संतान था। तब ये क्या किया? बहाना बना दिया। क्या बहाना बनाया? देखिए यहाँ पर से जो लोग हैं वहां पर सामाजिक स्तर सही नहीं है, यहाँ पर राजनीति का वर्चस्व कर नहीं पा रहे हैं पूरा। मैंने कि ये क्या करता था, अपने ही सैन्य लगा के विद्रोह कर देता था, कहीं कहीं मारपीट करा देता था। अब तो देखिए वहां पर इस जगह पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया। ठीक है, आप राज्य को सही से संभाल नहीं पाते। इस प्रकार से कुशासन व्यवस्था मैंने कि लागू करके उसको अपने अंदर अवध को मिला लिया। ठीक है, ओके, क्लियर हो जाएगा। अब नोट कीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है नोट पर मैंने कि यह घटना भी मैंने कि हुआ क्या हुआ 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बन गया। ओके, आज हो जाएगा, आज तो करना ही होगा, पढ़ना है तो। आज दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वह है पंजाब का विलय। पंजाब का विलय, ठीक है, 1849 में, कब? 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात 1849 में क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उस समय वहां का शासक जो था वह कौन थे? हमारा दोस्तों वह उस पुत्र राजा रंजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह थे। ओके, आज हो जाएगा, आज तो करना है, अगर पढ़ना है तो आज तो करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बात करते हैं 5 पॉइंट जो हमारा है वह है सहायक संधि। सहायक संधि में देखो बात करते हैं, बहुत अच्छा दोस्तों लगेगा आपको सुनने में। इस संधि की शुरुआत जो है अंग्रेज गवर्नर जो था वह क्या किया? जनरल लॉर्ड वेलोजली, ठीक है, लॉर्ड वेलोजली जो था, कर्नल लॉर्ड वेलोजली ने 1798 ईस्वी में ही शुरुआत की थी। ठीक है, 1798 ईस्वी में शुरुआत की थी। इस संधि का प्रथम शिकार लॉर्ड वेलोजली ने 1798 में हैदराबाद को बनाया था। ओके, तो हैदराबाद को जब बनाया दोस्तों, वहां पर क्या होता था? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे? निजाम कहते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट कीजिए दोस्तों, सहायक संधि के तहत क्या करते थे ब्रिटिश सरकार? भारतीय राजाओं से एक संधि के तहत, ठीक है, एक संधि करती थी, जिसके तहत क्या होता था? उस राज्य में राजा को सैन्य शक्ति प्रदान करता था, सैन्य सहायक प्रदान करता था। माने कि किसी राजा के पास अगर सैन्य माने कि कम है, सैनिक कम है, तो ब्रिटिश सैनिक उसमें डाल देता था। अब ये दोस्तों इतना माने कि ये घायल सिद्ध हो गया अपने राजाओं के प्रति, क्या करता था? ब्रिटिश सेनाओं को वहां पर सैनिक में भर्ती करता था, माने कि जिसमें जो राजा की कमी है उसको लाकर दे देता। अब वही राजा से उस अपने जो अंग्रेज सैनिक था उसका सैलरी, खाना पीना, रहने का सारा बंदोबस्त कौन करता था? भारतीय राजाओं करता था। तब इतने माने कि पहले क्या करता था? 2, 10, 20, 100, 200, 400 ऐसा बढ़ाया। अब क्या करता था? प्रत्येक महीने में, 2 महीने में अपना सैनिक को बढ़ाते गया। तो राजाओं को मैंने कि पसीना छूटने लगा, मैंने कि उसको खाना पीना, शरीर देना मैंने कि असफलता होने लगे। भाई मैं कैसे संभाल पाऊंगा यार इतने सैनिकों में? ठीक है, जो मैं 10-20 मैंने कि 100-200 रखता था सैनिक, अब तुम उसमें 10-20 हजार कर दोगे तो कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, तो बस सैनिकों मेरे के राजाओं के लिए क्या किया? मुसीबत बन गया। तो ये बोले क्या, देखो आप नहीं संभाल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो राज है वो मैं संभालता हूं। ठीक है, आपका राज दे दीजिए मुझे। तो ये जो था वहीं से आप शुरुआत हो जाता है, और उसको भी क्या करता था? अपने अंदर मिला लेता। ठीक है, अत्यधिक खर्च होने के कारण क्या हुआ? संभाल नहीं पाता था। आप नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, आर्थिक कारण। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक कारण। ठीक है, तो आर्थिक कारण क्या है? चलिए देखते हैं इसको दोस्तों। पहला था धन का निष्कासन। क्या है? धन का निष्कासन। ओके, और कृषकों का पतन। क्या है? कृषकों का पतन, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। ठीक है, यह 3 पॉइंट जो है आर्थिक कारण में आते हैं। ओके दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट को डील कीजिएगा आप लोग भी। धन का निष्कासन। धन का निष्कासन क्या होता है? इस सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था।
ठीक है, कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, इन्होंने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा अपने आलेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया इस सिद्धांत की व्याख्या की, ठीक है, इस सिद्धांत की व्याख्या की, ठीक है। इनका मानना था कि भारत का पैसा, खनिज संसाधन जो है इंग्लैंड की ओर जा रहा है। कहा जा रहा है? इंग्लैंड की ओर जा रहा है। ओके, तथा भारत निरंतर गरीब होता जा रहा है। भारत क्या होता जा रहा है? निरंतर गरीब होते जा रहा है, ठीक है। यह कौन बोले थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ओके, क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं, इन्होंने धन के निष्कासन को इविल्स ऑफ ऑल इविल कहा था, ठीक है, अनिष्टों का अनिष्ट। ओके दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के अनुसार, ठीक है, प्रत्येक भारतीयों की वार्षिक जो आय था मात्र 20 रुपए थी। कितना? 20 रुपए थी, माने कि एक महीना में 2 रुपए भी नहीं थी, उससे भी कम था, ठीक है। तो उससे भी कम था दोस्तों, तो युद्ध तो होना जरूरी था। अब बात करते हैं कृषकों का शोषण जो है वह किस प्रकार से हो रहा था, ठीक है। पॉइंट बनता है ना आपके अंदर, तो क्वेश्चन बन रहा होगा, उड़ता हुआ क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों, अंग्रेजों ने 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली ने की परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ने की, अर्थात जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। क्या किया? जमींदारी प्रणाली का जो है वह शुरुआत की थी। कौन की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 ईस्वी में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, सॉरी उसी में दोस्तों नोट कीजिएगा। जमींदारों का यह अधिकार दे दिया कि वे कृषकों से लगान वसूल कर अंग्रेजों तक पहुंचा दे। कर जो है टैक्स वह अंग्रेजों तक पहुंचा दे। जमींदारों वालों को बता दिया। उसमें क्या हुआ? जमींदारों को कुल वसूले गए लगान पर 11% हिस्सा जो था वह कमीशन के रूप में दिया जाता था। किसको? जमींदार को। और तथा 89% जो था दोस्तों वह किसको मिलता था? अंग्रेजी सैनिक को। किसको मिलता था? अंग्रेजी को, ठीक है, अंग्रेजों के पास जमा कर दिया जाता था, ठीक है। ज्यादा कमीशन के लालच में जमींदार प्राकृतिक विपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, सुनामी, सुखाड़ इत्यादि जो होते थे, ये सब होने के बाद भी वो क्या करते थे कि लगान वसूलते थे कृषकों से। कृषक लोग मैंने कि परेशान हो गए थे। भाई खेती तो हुआ नहीं, किसान में अपने कर कहां से दूंगा, ठीक है, तो नहीं तुमको कर देना ही होगा, तो देना ही होगा। आप अपना जेवर बेचो, खेत बेचो, कुछ भी करो, लेकिन आप दो, ठीक है। अगर हाथ काट के देना पड़े तो फिर भी टैक्स देना होगा। इतना कड़ा कानून वहां पर चल रहा था। क्लियर। कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन, ठीक है, तो भारत में किस प्रकार से उसका पतन हो गया देखते हैं। भारत का कच्चा माल एवं खनिज संसाधन इंग्लैंड भेज दिया जाता था। कहां भेज दिया जाता था? इंग्लैंड भेज दिया जाता था, ठीक है। और वहां से तैयार माल भारत में सस्ते दर पर बेचा जाता था। क्या बेचा था? सस्ते दर पर बेचा जाता था। ओके, इसके कारण भारत के कुटीर एवं लघु उद्योगों में कारीगर जो व्यक्ति थे वह बेरोजगार हो गए। क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनका सामान बिकना बंद हो गया। यह घटना भी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बना। दोस्तों, अगर भारत में जो लोग काम करते थे अपने छोटे मोटे उद्योगों में, वहां पर उस सामान तो बनाते थे, ठीक है, तो दोस्तों ये कारीगर बने कि हाथ से बनाते थे, ठीक है, तो हाथ से बने तो सामान तो महंगा होगा। अब क्या करता था? इस सामान को ले जाकर के इंग्लैंड में बनाकर बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यहाँ पर बेचता था, जिससे कि इंग्लैंड में, यहाँ भारत में
भारतीयों द्वारा बनाया गया एक कपड़ा जो दाम था उसका 200 रुपए था, और वही जो उलन बना करके आता था मात्र 50 रुपए था, और वह चमकीला भी था, रंगदार था, ठीक है, मॉडर्न डिजाइनिंग किया हुआ था, तो लोग आकर्षित होते थे और वही लेते थे। तो भारतीय सैनिकों का माल भी बिकना बंद हो गया। तो भाई माल तो बिक नहीं रहा है, और मेरा माल बिकता क्यों नहीं था, महंगा था, ठीक है। तो इसी कारण से क्या हुआ, लाखों लोग यहाँ पर बेरोजगार हो गए, ठीक है। बात समझ में आई? जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सैन्य कारण। क्या है? सैन्य कारण, ठीक है। सैन्य कारण में क्या क्या पॉइंट बन सकता है दोस्तों, वह है क्या है, प्रतीक चिन्हों पर रोक, यानी कि सैनिकों के प्रतीक चिन्हों पर रोक लगा दिया गया, डाक शुल्क, और वेतन भोज एवं पदोन्नति में भेदभाव। पदोन्नति में कि पद का प्रमोशन होना, ठीक है। जैसे कि अभी आप छोटे पोस्ट पे हैं, उसके बाद फिर आपको जो पहले काम किया था, क्या था कि जैसे जैसे काम करेंगे आपका काम अच्छा लगेगा तो आपका पोस्ट बढ़ा दिया जाएगा, हाई पोस्ट में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक चिन्हों पर रोक मतलब दोस्तों हिंदू सैनिकों को तिलक लगाने से मना करता था। क्या करता था? तिलक लगाने से मना करता था। और मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखने से, क्या करने से, दाढ़ी रखने से मना करता था। और सिख सैनिकों को पगड़ी बांधने से मना किया जाता था, ठीक है। इतना जुल्म यहां पर किया जा रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, अब तो यहां पर सैनिक जो था उखाड़ पुखाड़ तो करेंगे ना भाई, इतना मैंने क्या जुल्म कर रहे हो भाई अंग्रेज शासक, ठीक है। और दूसरा डाक शुल्क, ठीक है, पोस्टल चेंज, ठीक है, पोस्टल चार्ज। दोस्तों भारत में डाक एवं तार का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। डाक एवं जो तार होता था उसका जो शुरुआत जो माना जाता है वह किसको माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है और कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो था सर्वप्रथम 2 पैसे का डाक टिकट जारी किया था, 2 पैसे का, ठीक है। भारतीय सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा देने की बात की गई थी, परंतु कुछ दिनों के बाद क्या किया गया, भारतीय सैनिकों पर 2 पैसे का डाक शुल्क लगा दिया गया, ठीक है। पहले बात क्या किया कि सैनिकों जो भर्ती है उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या किया, अब उस पर भी 2 पैसे का शुल्क लगा दिया गया, ठीक है। महीने में अगर 2 रुपए कमाते भी नहीं हो, ठीक है, महीने में 2 रुपये अगर कमाते भी नहीं हो, 2 पैसा अगर शुल्क एक डाक टिकट भेजने में लग रहा है तो भाई कहां से पेमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो सैनिकों में भी गुस्सा आक्रोश बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय सैनिकों में आक्रोश की भावना भर गई, आप ही बढ़ गई, ठीक है, क्लियर। और थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, वेतन भोजन एवं पदोन्नति में भेदभाव बोले तो अंग्रेजी सैनिकों के तुलना में, ठीक है, भारतीय सैनिकों को कम वेतन, खराब भोजन तथा पदोन्नति तो बिल्कुल नहीं दी जाती थी, जिसके कारण भारतीय सैनिकों में आक्रोश की भावना बढ़ गई। दोस्तों क्या होता था कि एक ही साथ भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक साथ में ही सैनिक में भर्ती हुआ। वह सैनिक जो साथ में भर्ती हुआ आज इंस्पेक्टर था, मैंने कि छोटा कांस्टेबल था, कुछ दिनों बाद वो ब्लॉक का मैनेजर बन जाता था। और भारतीय जो सैनिक था और वहीं का वहीं, मैंने कि जो 10 रुपए मिलता था तनख्वाह वहीं पर वहीं है, उसका कोई पदोन्नति में विस्तार नहीं हो रहा था। इतना बड़ा मैंने कि जुल्म भारतीय सैनिकों के साथ किया जा रहा था। दोस्तों अगर आप इस पॉइंटों को अगर अच्छे से समझेंगे ना तो आपके अंदर खून खोल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, खून खोल उठेगा अगर अच्छे से समझते हैं तो, ठीक है। वह भी था एक 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण गाय और सुअर से चर्बी से युक्त कारतूस से माना जाता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं भारतीय सैनिकों को प्रारंभ में जो बंदूक प्रयोग के लिए दिया जाती थी, ठीक है, दिया जाता था, वह उसका नाम बाउन, ठीक है, बाउन बोश या ब्राउन बोश। इस बंदूक में गाय एवं सुअर के चर्बी से युक्त कारतूस नहीं भरा जाता था, परंतु लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में एक नई राइफल सैनिकों को प्रयोग के लिए दी जाती थी, जिसका नाम था ENFIELD, ठीक है, इनफील्ड। क्या था? इनफील्ड था, ठीक है, इनफील्ड था। या जो राइफल जो था दोस्तों, इसमें भरी जाने वाली गोली चर्बी युक्त कारतूस होती थी,
क्या करती थी, चर्बी से बने हुए गाय सुअर का उससे युक्त बंदूक होती थी। और जिसके समय क्या होता था कि उसको सील जो होता था, हम बताए थे, सील जो होता था उसको पैक होता था, वह गाय के सुअर चर्बी से होता था। ठीक है, उसको खोलने के लिए मुंह लगाना पड़ता था। क्या लगाना पड़ता था, मुंह को लगाना पड़ता ही था, तभी वह बंदूक का सील जो टूटता था, मैंने कि खुलता था। ठीक है, तो मैंने कि मुस्लिम हिंदू दोनों का धर्म जो था नष्ट हो रहा था। हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग गाय को मानते हैं, जो मुस्लिम थे वह सुअर को मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो विद्रोह तब का तत्कालीन कारण भी यही एक माना जाता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, अब दोस्तों बात करने वाले हैं समर्थन एवं विरोधी। इस क्रांति का जो कोई जो था, बहुत सारे लोग समर्थन भी करते थे, है ना, भारतीय साथ में थे, और भारतीय साथियों कुछ तो ऐसे थे जो भारतीय सैनिकों के साथ में नहीं थे, उसको विद्रोह करते, भाई युद्ध क्यों कर रहा है, नहीं करो। ठीक है, इस प्रकार से कौन थे भाई, वो सब लोग। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसका समर्थक एवं विरोधी। ठीक है, नोट कीजिएगा, समर्थक में कौन आ जाएंगे, पुराने जमींदार, उसको मैंने हटा दिया गया, और नए जमींदार जो लाया था उसको तो समर्थन करेगा ना अंग्रेजों का। तो एक साइड नोट कीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट पुराने जमींदार, और विरोधी में कौन थे, नए जमींदार। ओके, दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, भारतीय सैनिक। कौन, भारतीय सैनिक ही जो थे युद्ध का विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, और उसका जो विरोधी कौन था युद्ध का, ग्वालियर के सिंघानिया। कौन, ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया। थर्ड पॉइंट, कृषक वर्ग जो थे युद्ध का समर्थन कर रहे थे, और इंदौर का होल्डर मैंने इसको विद्रोह कर रहे थे, भाई युद्ध मत करो, विरोध कर रहे थे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट नोट कीजिएगा, मजदूर, कारीगर, दस्तकार, ये सब लोग युद्ध का समर्थन कर रहे थे, युद्ध करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, और इसका विरोध कौन कर रहा था, यहाँ पर नेपाल के राणा। एक साइड आ जाएगा कौन, नेपाल के राणा। ठीक है, नेपाल के जो शासक था उसको राणा कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, मतलब कि कहा जाता था पहले। ओके, और 5 को नोट कीजिएगा दोस्तों, गोद निषेध प्रणाली के शिकार राज्य, यानी कि जो गोद निषेध प्रणाली के तहत जो राज्य है ना उसको हड़प लिया था, वह राजा जो था इस युद्ध का समर्थक कर रहा था। हाँ चलो हम आपके साथ, हम तो गुस्सा में रहेगा ना भाई। ठीक है, और जो इतना ही पॉइंट है, मैंने कि 5 पॉइंट ही है इसका विरोधी, मैंने कि युद्ध क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करने वाले, और इसका जो युद्ध करो, इसका जो है 6 पॉइंट है, वह है अवध का कुशासन के नाम पर। अवध के कुशासन को नाम पर उसको मैंने कि जो किया था, वह भी उत्तर प्रदेश भी एक खुखाड़ मैंने कि बुखाड़ हो गया था युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, उसका समर्थन कर रहा था खुल के। ठीक है, अब एक दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, एक क्षेत्र ऐसा था, मैंने कि एक संगठन ऐसा था कि उसका ना तो युद्ध का समर्थन कर रहा था और ना ही विरोध कर रहा था। दोस्तों एक प्रकार से अगर किसी सच्चाई का अगर समर्थन नहीं करते हैं तो किसी ना किसी प्रकार से उसका क्या कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर दोस्तों एक था शिक्षित माध्यम वर्ग। ठीक है, शिक्षित माध्यम वर्ग ने इस क्रांति में तटस्थ भूमिका निभाई, मैंने कि उसको अदा किया। अर्थात इस वर्ग ने ना तो अंग्रेजों के साथ दिया और ना ही भारतीय सैनिकों का साथ दिया। ठीक है, तो कौन, शिक्षित माध्यम वर्ग। यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आज रखिएगा, बता दे रहा हूं। ठीक है, और दोस्तों नोट कीजिएगा, विद्रोह का परिणाम। ठीक है, विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, विद्रोह का परिणाम 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया। कहां किया, इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया था। ओके, तथा इस दरबार में विभिन्न राजाओं को बुलाकर रानी विक्टोरिया के पास साथ में इसको घोषणा पत्र को क्या किया, पढ़कर सुनाया। कौन, लॉर्ड कैनिंग रानी विक्टोरिया के समक्ष घोषणा पत्र को सुनाया कि भारत में अब किस प्रकार से रूल लागू होने वाले हैं। ओके, क्लियर तो होना ही होगा, पढ़ना है तो। इस घोषणा पत्र को निम्न नामों से जाना जाता है। तो वह निम्न नाम कौन से दोस्तों, याद रखिएगा। पहला है 1858 का भारत शासन अधिनियम 1858 का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, माने कि अधिकार
पत्र। ठीक है, अधिकार पत्र। ओके, इस घोषणा पत्र की मुख्य बातें निम्न थी। तो बातें क्या थी निम्न बताइए दोस्तों। सबसे पहले गोद निषेध प्रणाली जो था उसको समापन कर घोषणा किया। ठीक है, उसको मैंने क्या हटा दिया गया। ठीक है, दूसरा जो है भारतीयों के अधिकारों में वृद्धि की गई। ठीक है, अधिकारों में उसको भारतीय सैनिकों को बहुत कुछ कम मिलता था, उसको अब अधिकार बढ़ा दिया गया। ओके, थर्ड पॉइंट कीजिएगा दोस्तों, पिल कमीशन की रिपोर्ट के तहत के मैंने कि उसके आधार पर भारतीयों और अंग्रेजों के अनुपात को 6.1 अनुपात से बदलकर 2.2:1 में कर दिया गया। कहने का अर्थ है कि दोस्तों 6 भारतीय पर एक मैंने कि 2 अंग्रेज होता था पहले, सॉरी 1 अंग्रेज होता था। अब क्या किया कि 2 भारतीय पर 1 अंग्रेज कर दिया। ठीक है, 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज कर दिया ताकि फिर से कोई विद्रोह ना कर दे। ओके, तो मैंने कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को आप क्या कहा जाने लगा 1857 के बाद वायसराय कहा जाने लगा। ओके, नेक्स्ट नोट कीजिएगा दोस्तों इसी का, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को कम कर दिया। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक मैंने कि पहले क्या करते थे, ये सब सभी क्षेत्रों में जाते थे, मैंने कि बाल विवाह और जो मैंने कि विधवा विवाह, ये सब पर रोक लगाता था, उसको मैंने कि कम करता था। तो ये क्या किया, धार्मिक वगैरह क्षेत्र में जान दो भाई, तुम शादी करो, कुछ भी करो, बाल विवाह करो, ऐसा ही करो, मजा लो तुम। हमको मतलब क्या है, हम कोई समाज थोड़े हैं, हम तो लूटने आए यार। ठीक है, उसको मैंने क्या पे छोड़ दिया कि जाओ तुम बाल विवाह करो, विधवा विवाह करो, जैसा करना है करो। ठीक है, ये सब छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया मैंने कुछ को, जब इतने सब करता था और छोड़ देता था, भारतीयों को लगता था कि एक प्रकार से अच्छा ही कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक नए पदाधिकारी भारत सचिव की नियुक्ति रानी विक्टोरिया ने की। इसका कार्यालय लंदन में था। भारत सचिव का कार्यालय जो था कहां पर था, लंदन में था। कहां पर, लंदन में था। ओके, इसकी सहयोग के लिए 15 सदस्य नियुक्त किए गए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों नोट कीजिएगा, असफलता के कारण। ठीक है, असफलता के कारण हम असफल क्यों हो गए, है ना। 1857 में हमारा विजय क्यों नहीं मिला, हम क्यों असफल रह गए। पॉइंट तो बनता है, तो डील कराना हमारा धर्म है, आपको पढ़ाना हमारा धर्म है, आप सिर्फ पढ़ते जाइए। ठीक है, नौकरी दिलाना मेरा काम है। आप जितना मैं पढ़ा देता हूं अगर उतना पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान से पढ़िएगा, बस कान खोल के सुनिएगा। और दोस्तों नोट कीजिएगा, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम एकता, सैनिकों का बलिदान के बावजूद असफल हो गया। मैंने कि इस क्रांति में हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि हिंदू लड़ रहे थे तो मुस्लिम बैठे हुए थे, सभी धर्म के लोग लड़ रहे थे, सिख ईसाई धर्म सब कोई। ठीक है, अब दोस्तों पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, समय से पहले हमने क्या सफल होने का पहला पॉइंट जो है वह था दोस्तों, समय से पहले प्रारंभ होना। यानी कि युद्ध जो था समय से पहले। 1857 की प्रस्तावित तिथि 31 मई थी। कौन थी, 31 मई थी, परंतु यह अचानक 10 मई को ही मेरठ से प्रारंभ हो गया। कब हो गया, मेरठ से प्रारंभ हो गया। ओके, जब प्रारंभ हो गया जिसके कारण हमारे सैनिक क्या हुए और नेतृत्वकर्ता मैंने कि सही योजना और रणनीति नहीं बना पाई। क्या हुआ, नहीं बना पाई, जिसके कारण हम असफल हो गए। कहने का अर्थ है, अगर आपको बोल दिया जाए कि शादी 30 तारीख को होने वाला है, ठीक है, 31 तारीख को होने वाला है, अगर आपको गलत से कोई इनविटेशन में अगर 10 मई लिखा जाए और सारे लोग आ जाएंगे आपके घर तक, शाम होते होते सभी लोग आ जाएंगे और पूछ देंगे बताइए कहां है वर और वधु, वर और वधु कहां पर है, शादी तो 31 मई को यार, अरे यार देखो कार्ड में 10 मई दिया हुआ है। तो भाई वो सब जो आए हैं वो सब आपको क्या करेंगे, गालियां देते जाएंगे, कैसा आदमी यार, एक मिस्टेक कारण सभी को भोजन तो खिला नहीं सकते। ठीक है, तो क्या हुआ, उसी प्रकार से सभी लोग अब जब तक आप तैयार नहीं होंगे, रणनीति बना नहीं पाएंगे, तो आप अंग्रेजी सेना को हरा कैसे पाएंगे। ठीक है, तो भाई अंग्रेजी सेना को कहा जाता है ना कि
पूरे विश्व पर कभी भी अंधेरा नहीं होता था। पूरे विश्व पर राज किया यार, पूरे विश्व पर राज करने वाला इंग्लैंड है ये, ठीक है, ब्रिटिश शासक। तो ये क्या हुआ, इसी तरह से वहां पर क्या हुआ कि बात हुआ था कि 31 मई को युद्ध लड़ेंगे, रणनीति तैयार हुआ था, तब तक हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है, बम बारूद गोले वगैरह जो था सैनिक वगैरह तैयारी करेंगे। लेकिन क्या हुआ, मेरठ से अचानक 10 मई को ही शुरुआत कर दी। तो भाई रणनीति बना नहीं सही से, शासक को तैयार होने का, सैनिक को अच्छे से मौका नहीं मिला कि हमको करना क्या है, युद्ध का रणनीति उसको पता नहीं था, तो किसी भी युद्ध को जीता जा सकता था, इसलिए हम असफल हो गए। इसका भी एक पॉइंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बात करते हैं, वह है बहादुर शाह जफर का कमजोर नेतृत्व, ठीक है, बहादुर शाह जफर का कमजोर नेतृत्व, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय सेना, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता शारीरिक रूप से कमजोर, अयोग्य एवं लाचार थे। क्या थे, लाचार भी थे। कहने का अर्थ है भाई उसके अंदर जोश था, सॉरी होश था बट जोश नहीं था। कहने का अर्थ है आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, दिमाग है, आप युद्ध को जीत सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जोश ही नहीं है, आप उठ करके युद्ध के मैदान में जा ही नहीं सकते। तो आपका जो सैनिक है आपके आवाजों को सुनेगा नहीं, आपकी रणनीति को अच्छे से समझेगा नहीं, तो युद्ध के मैदान में क्या करेगा, वहां पर युद्ध कोई मर रहा है तो उसको प्रोत्साहन करेगा कौन। तो वहां पर दोस्तों यहां पर यह हो गया, जब सैनिकों में जब युद्ध की मनोबल टूटता था तो इससे क्या हुआ कि अचानक सभी सैनिकों का मनोबल जो है टूटता चला गया, ठीक है, क्योंकि जो मेरा जो नेतृत्व करता है वह घर में सोया रहता था, ठीक है, बहादुर शाह जफर जो थे हमारे वो घर में सोए रहते थे और नेतृत्व करते थे, वहां से सोए सोए जाओ युद्ध करो, ये करो, इस तरह से लड़ाई करना, वहां पर बम मारना, बम तो था नहीं, गोली बारूद मैंने कि इतना घोड़ा ले जाओ, इतना हाथी ले जाओ, ऐसा मैंने कि वहां पर 10 सैनिक जाओ, वहां पर 50 सैनिक जाओ। तो रणनीति बनाने से नहीं होता है, उसके साथ में नेतृत्व करता साथ होना चाहिए, ठीक है। आगे पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, विद्रोह का सीमित क्षेत्रों में फैलना। विद्रोह जो था दोस्तों वह सीमित क्षेत्रों में, कि कुछ ही क्षेत्रों में फैल कर आ गया। अगर यह युद्ध जो था, विद्रोह जो था पूरे भारतवर्ष में हुआ रहता तो युद्ध जीत सकते थे, ठीक है दोस्तों। नोट कीजिएगा, यह विद्रोह सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली था। कहां पर, उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा में भी विद्रोह का प्रभाव देखा गया, माने कि नजर आता है। परंतु दक्षिण भारत, माने कि दक्षिण भारत में कौन, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब में नहीं। पश्चिम भारत में जाएंगे तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब में भी नहीं। और उत्तर भारत में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब में भी नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे हमारा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी विद्रोह का कोई भी बहुत असर नहीं पड़ा, बहुत कम पड़ा, ठीक है, वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, ना के बराबर, ठीक है, जिसके कारण हम क्या हुए, असफल हो गए। ओके, नेक्स्ट नोट कीजिए दोस्तों, पुराने एवं पारंपरिक हथियारों का उपयोग, ठीक है, पुराने एवं पारंपरिक हथियारों का उपयोग। दोस्तों हमारे पास क्या था कि छेनी, हथौड़ा, टांगी वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह, तलवार वगैरह ही सीमित था, भाला वगैरह था, कि फेंकने वाला था, भाला हाथ में, तलवार वगैरह था, ठीक है, ये सब सैनिक था कि हथियार थे। और अंग्रेजों सैनिक के पास क्या था, बंदूक था, तोप था, AK-47। आपको मैंने कि अंग्रेज सैनिक जो था, आपको मैंने कि भारतीयों को 10 को मारता, तब तक मैंने कि भारतीय सैनिकों मैंने कि 2 अंग्रेज को मारते थे, ठीक है। तो मैंने कि बंदूक से क्या करते, धर देते थे, उड़ा देते सभी को, और मैंने कि तलवार कैसे मारते मारते जाते थे, तब तक मैंने कि उसको वहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। तो मैंने कि एक यह भी पॉइंट बनता है कि भारतीय सैनिकों के पास जो थे अस्त्र शस्त्र जो थे बहुत ही कमजोर थे और पुराने थे, ठीक है, जिसके पास क्या हुआ था कि बंदूक, पिस्टल, तलवार होते था, और उसके पास क्या होता था, अंग्रेज सैनिकों के पास अत्याधुनिक, ठीक है, अस्त्र शस्त्र होने के कारण वह विजय हो गए। अन्य महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या हम बता सकते हैं जो आपको पॉइंट के तौर पर याद रह सकता है या फिर एक कहानी के तौर पर याद हो सकता है। इस विद्रोह की शुरुआत जो है दोस्तों 10 मई को मेरठ में, 11 मई दिल्ली, 4 जून को झांसी एवं लखनऊ 5 जून को, ठीक है, कानपुर तथा 12 जून को आरा जगदीशपुर में विद्रोह शुरू हुआ। ओके, इस विद्रोह के दौरान एक समाचार पत्र
भारतीय सैनिकों द्वारा प्रकाशित की गई, ठीक है, की जाती थी, जिसके संपादक, ठीक है, बेदार बख्त, कौन, बेदार बख्त थे। ये समाचार पत्र का नाम आजाद ये प्यामी था। ओके दोस्तों, वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर इस वीडियो अच्छी लगे और अपने दोस्तों तक अपनी जानकारी देना चाहते हैं किस तरह से पढ़ा जाता है, आप अपना नोट्स किस प्रकार से बनाए हैं, है ना, वह भी नोट करके आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए, लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से, तहे दिल से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।